हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स, जो कि इंग्लिश ब्लैक बुक से होने वाला है। और इसका हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 4, जिसमें हम 131 से लेकर के 40 तक के वर्ड को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत। पहला ईडियम्स आपका है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है? इन द सेम बोट का मतलब होता है उसी कठिन परिस्थिति में होना। इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मात्र एक मकसद होता है कि आपको याद कैसे। देखिए, मान लीजिए आप किसी बोट में यात्रा कर रहे हैं, यानी किसी नाव में यात्रा कर रहे हैं, और उस नाव में यात्रा कर रहे हैं, नाव में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, वो नाव डूब जाती है। जब आपकी नाव डूब जाएगी तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप वहां पर आप भी डूब जाएंगे साथ में। लेकिन सोचो, अगर आपके साथ कोई और व्यक्ति भी उस बोट में यात्रा कर रहा है तो उसका हाल क्या होगा? वो भी डूब जाएगा कि नहीं? तो अगर कोई व्यक्ति इन द सेम बोट, यानी सेम बोट में है, तो जिस कठिन परिस्थिति में ये वाला व्यक्ति आएगा, उसी कठिन परिस्थिति में ये वाला व्यक्ति। बोट में होने का मतलब होता है कि हम एक समान परिस्थिति में हैं, उसी कठिन परिस्थिति में होना। ओके, चलिए अगला आइडियम्स देख लिया जाए। पहले तो इसका इंग्लिश मीनिंग जान लो। टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी समान कठिन परिस्थिति में होना। डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब आप समझ रहे हैं, समान कठिन परिस्थिति में होना। इसके बाद अगला है आपका 32 नंबर। 32 नंबर में क्या बोला है? ऑन क्लाउड 9। और ये एसएससी में कई बार पूछा गया है, जिसका मतलब होता है खुश होना। इसको आप कैसे करेंगे? होता है सातवें आसमान का मतलब होता है कि आप एक आसमान पर अगर आप एरोप्लेन में उड़कर जाते हैं तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। ऐसे अगर आप 7 आसमान में चले गए, 7वें आसमान पर, तब तो आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी। और ऐसे आप अगर 9वें आसमान में चले गए तो आपको उससे भी ज़्यादा खुशी मिलेगी कि नहीं? तो ऑन क्लाउड 9 यानी 9वें क्लाउड पर होना। अगर हम 9वें क्लाउड पर चले जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे कि जब हम 9वें क्लाउड पर जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। ओके, चलिए अब अगला आइडियम्स देख लिया जाए। अगला आइडियम्स क्या है? पुल समवन्स लेग, यानी मजाक उड़ाना। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं, और क्लास में बैठे हुए हैं, उसके बाद आप निकलते हैं। निकलते समय किसी बच्चे ने आपकी टांग में अपनी टांग लगा दिया। टांग लगा दिया, आपकी टांग खींच लिया, और टांग खींच लिया तो आप वहीं पर क्या हो जाएंगे? धड़ाम से गिर जाएंगे। और जब गिर जाएंगे तो आपका क्या उड़ा लिया जाएगा? मजाक उड़ा लिया जाएगा ना। तो अगर किसी की टांग को, लेग को पुल करेंगे, पुल मतलब होता है खींचना। अगर किसी की लेग को हम पुल करते हैं, यानी उसकी टांग को खींचते हैं, तो उसका वो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो उसका क्या उड़ा लिया जाएगा? मजाक उड़ा लिया जाएगा। तो पुल समवन से लेग का मतलब किसी की टांग खींचना, मजाक उड़ा लेना। ठीक, यहाँ पर टू मेक फूल, आप किसी को मूर्ख बना देना। प्लेइंग अ जोक विद समवन, किसी के साथ जोक कर लेना। टू टीज समवन, किसी को टीच करना। टीज का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना। अब किसी की टांग खींच लोगे, गिर जाएगा तो वो चिढ़ेगा नहीं? बिल्कुल नहीं चिढ़ेगा। अगला आइडियम्स, अगला आइडियम्स है सिट ऑन द फेंस, यानी दुविधा में होना। तो ये आप कैसे करेंगे? सिट ऑन द फेंस, दुविधा में होना। देखो, जैसे मान लीजिए आप कोई फेंस पर बैठे। फेंस का मतलब क्या होता है? फेंस का मतलब होता है चार दीवारी। किसी फेंस पर बैठे हो, अब आप सोच रहे हैं कि हम किधर कूदें, इधर कूदें कि इधर कूदें। अब आप चाहे इससे इधर कूदेंगे, चाहे इधर कूदेंगे, दिक्कत तो आपको होगी ना। तो जब भी आप फेंस पर बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि हम किधर कूदें, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ऐसी स्थिति आप दुविधा में आ जाएंगे, इधर कूदना है कि इधर कूदना है। किसी तरफ आप कूदने में सक्षम नहीं होंगे। तो सिट ऑन द फेंस, यानी सिट होना किस पर? फेंस पर, यानी चार दीवारी पर। अगर आप चार दीवारी पर बैठे हुए हैं तो आप क्या हो जाएंगे? दुविधा में रहकर ना कूदे। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। नॉट टू टेक साइड इन डिस्प्यूट, मतलब किसी डिस्प्यूट में किसी की साइड ना ले लेना। अब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, अब इनके बीच में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी साइड में हम जाएं कि इनकी साइड में जाएं, तो क्या है? आप दुविधा में आ गए हैं कि नहीं? तो किसी की साइड ना ले पाना, यानी दुविधा में हो पाना। हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, दो ओपिनियन में हाल्टिंग हो जाना। हाल्टिंग मतलब उलझ जाना। दो ओपिनियन, दो विचार है, अब किस विचार की तरफ जाया जाए? इस विचार की तरफ कि इस विचार की तरफ? इसमें आप उलझ गए हैं पूरी तरह से। अगला है रिमेन अनडिसाइड एंड अनश्योर, मतलब रिमेन अनडिसाइड, अनिश्चित रहना, मतलब डिसाइड ना कर पाना, और अनश्योर, और श्योर ना कर पाना।
अगला आइडियम देख लिया जाए। अगला आइडियम है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब क्या होता है? फ्लॉग का मतलब पीटना, डेड मतलब मरा हुआ, हॉर्स मतलब किसी मरे हुए घोड़े पर जा रहे थे, घोड़ा मर गया, और जब घोड़ा मर गया आप उसको क्या कर रहे हैं, फिर से उसको मार रहे हैं, डंडा है डंडा कि भागे। तो क्या मरा हुआ घोड़ा भाग चलेगा? भाई मरा हुआ घोड़ा थोड़ी ना भाग सकता है, मरा हुआ घोड़ा बिल्कुल नहीं भाग सकता है। तो अगर आप उसको मारेंगे तो क्या सोचेंगे, भागने लगेगा? नहीं भागेगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, असंभव का प्रयास कर रहे हैं। जब हम मरे हुए घोड़े को मारेंगे तो इसका मतलब हम असंभव का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग लिखा गया, टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल, मतलब असंभव का प्रयास करना। वेस्ट एनर्जी ऑन अनरिलेबल सिचुएशन, मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट करना किसी खराब सिचुएशन के लिए। अगला आइडियम्स, अगला आइडियम्स है टू टर्न टू डीफ ईयर। टू टर्न टू डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना। ओके, तो इसको आप कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको कोई बुला रहा है, आपके कान हैं लेकिन आप अपना कान ढक लेते हैं, ऐसा ढक लेते हैं जैसे लगता है कि आप बहरे हो गए हैं। अपने कान को आप डीप ईयर में बता, अपने ईयर को क्या कर ले रहे हैं, डीप कर ले रहे हैं। डीप का मतलब बहरा बना लेना, कानों को बहरा बना लेना। टर्न का मतलब उसी में पलट देना, यानी कहने का मतलब अपने कानों को बहरा बना देना। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहेगा और आपने अपने आप को बहरा बना लिया अपने कानों को, तो क्या आप उसकी बातों को सुनेंगे? सुनेंगे नहीं, उसको अनसुना कर देंगे। और आप ऐसा जानबूझ करके कर रहे हैं, ठीक है। तो टू टर्न टू डी फियर का मतलब क्या हो जाएगा, अनसुना कर देना। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। डिसरिगार्ड यानी अपमान कर देना किसी का, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो अपमान ही हो रहा है। अगला है रिफ्यूज टू ओबे, मतलब रिफ्यूज कर देना ओबे, किसी चीज को मानने से। भाई कोई कह रहा है आप अपना कान बंद कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसकी बात को मानने से मना कर रहे हैं। टू बी इंडिफरेंट, उदासीन हो जाना। टू पेड नो हीट, टू पे नो हीट मतलब ध्यान ना देना, नेग्लेक्टेड उपेक्षित कर देना। अगला आइडियम्स, अगला आइडियम्स है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी दुख के भेष में सुख। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ने जाते हैं और पढ़ते समय आपने बीए में एडमिशन लिया और आपके सारे के सारे दोस्तों ने एडमिशन, तो बीए में जब आपने एडमिशन लिया तो बीएससी वाले आपके दोस्तों ने आपको बहुत टीच किया, बहुत चढ़ाया, और बीएससी वाले बहुत एकदम खुश थे कि हम बीएससी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। लेकिन बीए वाले बेचारे बहुत दुखी थे। फालतू में क्या होता है कि बीए में नाम तो लिखा देता है लेकिन पढ़ने नहीं जाता। ये क्या करता है, ये तैयारी करना, और बीएससी वाले क्या करते हैं, पूरा फोकस बीएससी। तो ये कंटिन्यू बीए में नाम लिखाया हुआ है और प्रिपरेशन कर रहा है, और ये बीएससी वाले केवल बीएससी पढ़ रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये बढ़िया नौकरी प्राप्त कर लेता है और बीएससी वाले अभी बीएससी ही कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इसको समझ में आएगा कि जो मैंने बीए लिया था उस समय मुझे खराब लग रहा था, लेकिन इस समय मेरे लिए क्या है, ये बहुत सही है। तो शुरू में कोई चीज़ खराब लगेगी और बाद में वो बहुत अच्छी लगने लगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, इसका मीनिंग देख लेते हैं। एन apparent misfortune that eventually has not good result, मतलब एक ऐसा स्पष्ट रिजल्ट जो शुरू में अच्छा नहीं दिखता है। a hidden favor, एक हिडन फेवर यानी छिपा हुआ फेवर। समथिंग दैट सीम बैड टर्न आउट टू बी गुड, कोई ऐसी चीज जो पहले बैड लगती है लेकिन बाद में वो गुड हो जाती है, यानी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट इडियम्स, अ डार्क हॉर्स या हाउस, इसका मतलब होता है छुपा रुस्तम, अप्रत्याशित विजेता। इसको याद ऐसे कर लेंगे कि घोड़ों की एक रेस हो रही थी, घोड़ों की एक रेस में सब लोग अपना अपना बढ़िया बढ़िया घोड़ा लेकर के आए थे, एकदम अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर। लेकिन एक घोड़ा आया, वो एकदम गाढ़े रंग का था, काला सा था। लोग देख रहे थे, बोले ये थोड़ी ना जीतेगा। लेकिन जब रेस हुई तो जो डार्क हाउस हॉर्स था वही क्या हो गया, जीत गया। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि एकदम अंधेरा वाला घर है, अचानक से उसमें क्या हो जाए, लाइट जलने लगे। कभी कभी क्या दिया जाता है, सरप्राइज दिया जाता है। किसी का बर्थडे हो, वो उसको लगता है कि मेरा बर्थडे कोई मनाता ही नहीं, एकदम घर में अंधेरा है, लेकिन वो जैसे ही घर में कदम रखेगा एकदम लाइट लाइट जल जाएगी, तो वो उसको लगेगा अरे गजब क्या खेला हो गया। तो डार्क हाउस से याद कर लेंगे या डार्क हार से याद कर लेंगे, बात वही है ना। इसका मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता। इसको याद ऐसे समझना ये है कि जैसे मतलब कोई चीज जिसके बारे में हम मान रहे थे कि ये बहुत ही बेकार है, लेकिन बाद में वही चीज क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, अचानक से वो अच्छी हो जाती है। तो क्या होता है, डार्क हॉर्स। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब जिसकी आशा ना की गई हो वो किसी चीज को जीत जाए। समन हु अनएक्सपेक्टेडली विनर,
विंस, जो अचानक से जीत जाता है। एन अननोन एंट्री, एक अचानक से एंट्री। अ कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट इडियम्स, अगला इडियम्स है आपका अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? आसान काम। देखो इसको ऐसे याद कर लेते हैं। मान लो आपको चलना रहता है, ठीक है, अब पैर दर्द करता है, लेकिन अगर आपको एक केक दिया जाए और कहा जाए कि भाई साहब आप इस केक पर चलिए, जब आप केक पर चलेंगे तो क्या आपको कांटा चुभेगा? ऐसा तो है ना कि कांटा चुभेगा। जब आप केक पर चलेंगे कहेंगे वाह कितना नरम है, कितना मस्त है, कितना आसान कार्य है ना। तो जब भी हम किसी केक के पीस पर चलते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान कार्य हो जाता है। या ऐसे सोचो कि अगर आपको खाना है केक, केक का एक पीस खाना आसान होता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान कार्य, अ वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट इडियम्स, अ क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, यानी अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मीनिंग ये होता है कि आपने कोई काम ऐसा किया है जिसे दोबारा किया नहीं जा। मान लीजिए आपने कोई लैपटॉप ले जा रहे हैं आप और उसको गिरा दिए तो वो टूट गया। कोई आपका बच्चा ही ले जा रहा था, उसके बाद आप उसको खूब डांट रहे हैं, लेकिन वो बनेगा नहीं। अब डांटने से क्या मतलब है? कुछ नहीं होगा ना। तो कोई ऐसी चीज़ जो हो गई है उसके बारे में अब डांटने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसका मतलब ये है अक्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। इसका मीनिंग इसको याद कैसे करेंगे? देखो, क्राई का मतलब क्या होता है? क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, और स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है? गिरे हुए दूध। मतलब कोई बच्चा दूध लेकर जा रहा था, आप मान लीजिए ऐसे दूध लेकर जा रहा है कोई बच्चा, ठीक है, और दूध क्या हो जाए? गिर जाए यहीं पर। अब दूध गिर गया है तो आप क्या कर रहे हैं? बच्चे को खूब पीट रहे हैं कि दूध भर इसमें। क्या वो गिरा हुआ दूध उस डिब्बे में फिर से भर सकता है? नहीं भर पाएगा ना। तो जब कोई चीज़ गिर गया है, स्पिल्ट हो गया है, मिल्क स्पिल्ट हो गया है, तो उसके ऊपर क्राई करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आप उसको समझाइए कि ऐसा है कि अब जब भी ले जाना बहुत ध्यानपूर्वक ले जाना। अब उस पर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं होता। मतलब कोई ऐसी हानि जो घटित हो गई है अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, उस पर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, मतलब एक ऐसी कंप्लेन करना अबाउट अ लॉस, एक ऐसी हानि पर जो पास्ट में हो चुकी है, जो बीत चुकी है, उसको लेकर के आप कंप्लेन कर रहे हैं। टू रिग्रेट अबाउट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, मतलब उस चीज़ पर पश्चाताप करना जिसे रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करना। फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज, मतलब उस गलती के लिए सॉरी होना जिसे अब परिवर्तित किया ही नहीं जा सकता। जो गलती हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं ना। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।